Hello everyone, I am Kartika and as you people know that we people were discussing the chapter sector of the Indian economy। तो हम लोग इसके चैप्टर का डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोग चैप्टर को जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक बाय टॉपिक सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में शुरू किया था इसका एक्सरसाइज पार्ट ऑल्सो विद द चैप्टर। आई ऑल्सो स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज पार्ट। तो अब हम आगे उस एक्सरसाइज पार्ट के साथ बढ़ेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट एंड से वाई। हमें ऑड वन आउट ढूंढना है इसमें से और बताना है कि क्यों ये ऑड वन आउट है। लेट्स सी। पहला है टूरिस्ट गाइड, दूसरा है धोबी, तीसरा है टेलर, चौथा है पॉटर। तो बात करें इनमें से ऑड वन आउट तो वो कौन सा है, वो है टूरिस्ट गाइड। तो मैं टूरिस्ट गाइड के ऊपर टिक लगा रही हूँ। टूरिस्ट गाइड जो है वो ऑड वन आउट क्यों है, किस वजह से है? वो ऑड वन आउट इस वजह से है क्योंकि ही और शी इज अपॉइंटेड एंड सर्टिफाइड बाय द टूरिस्ट डिपार्टमेंट, और जबकि जो बाकी सारे हैं वो अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं, चाहे वो धोबी है, चाहे वो टेलर है, चाहे वो पॉटर है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं। दैट इज वाई दिस इज नॉट आवर आंसर। आवर आंसर इज टूरिस्ट गाइड। नेक्स्ट, टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर, लॉयर। इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है, हम सबको समझ में आ रहा है। वेजिटेबल वेंडर जो है वो ऑड वन आउट है। क्यों? क्योंकि जो वेजिटेबल वेंडर है वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, और जो बाकी सारे लोग हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं टर्शरी सेक्टर के अंदर। उनका जॉब नेचर जो है वो डिफरेंट है। आगे चलते हैं। पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर, पुलिस, कांस्टेबल। इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, कॉबलर जो है वो ऑड वन आउट है। क्यों? क्योंकि वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है और ये हमें पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड जो बाकी सारे हैं, चाहे पोस्टमैन है, चाहे सोल्जर, पुलिस और कांस्टेबल है, ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड। फोर्थ देखिए जरा। MTNL, इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है? इनमें से ऑड वन आउट इज विच वन? अगेन, इज इट MTNL, इज इट इंडियन रेलवेज, इज इट एयर इंडिया, जेट एयरवेज, और इज इट ऑल इंडिया रेडियो? विच वन इज ऑड वन आउट? दिस इज, इसका ऑड वन आउट रहेगा जेट एयरवेज। जेट एयरवेज जो है वो ऑड वन आउट रहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट ओनरशिप है उसकी। MTNL, इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, इनका प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। तो इट विल बी जेट एयरवेज। हमारा आंसर रहेगा जेट एयरवेज। आगे चलते हैं to the fifth question. Let's look at the fifth question. A research scholar looked at the working people in the city of Surat and found out the following. तो ये place of work है, nature of employment है, percentage of people working है। तो हम लोगों को nature of employment बताना है इन सब का। Okay, let's discuss. पहला है in the offices and factories registered with the government। तो ये organized sector है, यहाँ पे 15% लोग जो है वो काम करते हैं। ओन शॉप्स, ऑफिसेस, क्लिनिक्स इन द मार्केट प्लेस विद अ फॉर्मल लाइसेंस। तो ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है क्योंकि इनके पास लाइसेंस है। इसमें भी 15% वर्किंग लोग हैं। आगे देखते हैं, दैट इज द पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स। तो ये क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ये अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। और इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? 20% लोग जो है वो इसमें काम कर रहे हैं। लास्ट इज वर्किंग इन स्मॉल वर्कशॉप्स, यूजुअली नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। तो इसमें कितने लोग काम करते हैं? इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर है अगेन ये, और इसमें लोगों की काम करने की परसेंटेज जैसा कि हम लोग जानते हैं दैट इज 50%। तो इसका 50% हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन दी नेक्स्ट इज कंप्लीट द टेबल। हमने टेबल को कंप्लीट कर लिया है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन दिस सिटी? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स है उनकी क्या परसेंटेज है?
तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, आप लोग देख सकते हैं, दिस वन इज अनऑर्गेनाइज, दिस वन इज अनऑर्गेनाइज। सो 50 + 20 इट मेक्स 70%। तो क्या आंसर है इसका? 70% is the answer. So I have written it here. You people can also write it down as per your wish. I will be moving forward now. Next is, do you think the classification of economic activities into primary, secondary, tertiary is useful? Explain how. So this is unwritten answer. I will be writing the answer for you people, and so will you people be writing with me. Let's discuss. I will for this be opening the register now, क्योंकि अब हमें रजिस्टर का ज़रूरत है, हम लोगों को बुक का ज़रूरत अब इतना नहीं है। So what I'm gonna do is, मैं बुक को साइड में कर रही हूँ, अब हम लोगों को बुक का इतना ज़रूरत नहीं है। So let's discuss. Let's open the register. Let's write down the answer. तो थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ मैं, ज़्यादा ही कुछ जूम इन कर दिया था मैंने, आपको बुक जो है वो ठीक से दिख पाए इस चक्कर के अंदर। तो आई एम जस्ट गोना जूम इट आउट अ लिटिल बिट सो दैट यू पीपल कैन क्लियरली सी दिस रजिस्टर, आपको बहुत ज़्यादा बड़ा सा ना दिखे। तो थोड़ा जूम आउट इसलिए मैं कर रही हूँ। आई होप अभी आपको ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द आंसर। थोड़ा सा इसको और जूम आउट कर देते हैं यार, बहुत पास में ऐसा दिख रहा है ना, तो इतना वो नहीं हो रहा। अगेन थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, जूम इन जूम आउट का भी ना प्रॉब्लम रहता है थोड़ा सा। ओके, राइटिंग द आंसर, टॉकिंग अबाउट दी दिस क्वेश्चन की जो क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में क्या वो यूज़फुल है? तो येस इट इज़ यूज़फुल। तो फर्स्टली ये पहले तो हमारा है आंसर, ये हम एक्सरसाइज पार्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा आंसर है दैट इज़ आर आंसर नंबर 6 आंसर के अंदर हम लोग इसे बोलेंगे येस। जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे लिए यूज़फुल है। किन कारणों से यूज़फुल है? क्योंकि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, यस इट इज यूज़फुल। Why is it useful? In order to understand the nature of these activities. So सबसे पहले हो गया to understand the nature of these activities, जो भी ये activities कर रहे हैं, and next is the role performed by people in fulfilling these activities. Next is to understand the role played by people in fulfilling these activities. इसके बाद इसके अगला है, हम लोगों को इसलिए इनको सेक्टर्स में हम लोगों को बांटना पड़ता है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो हमें हेल्प करता है टू सी दैट किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में। सो टू लुक एट द कंट्रीब्यूशन made by each sector
इन द इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद जो है इसका है जो गवर्नमेंट है इसके बेसिस के ऊपर इनिशिएट करता है रिफॉर्म सेक्टर्स के अंदर, एंड उसके हिसाब से जो है हम देखते हैं कि हैज़ इट डेवलप्ड और इज़ इट वर्किंग टू इट्स फुल पोटेंशियल और नॉट. सो देयरफॉर वी पीपल नीड टू classify the activities into sectors. Moving on forward to the next question, let's see the book. Another question here, 6th हम कर चुके हैं. Moving on to the 7th question, it is for each of the sector that we came across in this chapter, why should one focus on employment and GDP? employment और GDP पे ध्यान देना क्यों ज़रूरी है? Could there be other issues which should be examined, discussed? क्या इनके अलावा और issues हैं जिनको एग्जामिन करना चाहिए, उसको डिस्कस कीजिए. तो पहला हम लोग इसका पार्ट कर लेते हैं, दैट इज़ कि एम्प्लॉयमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्यों हैं. तो दिस इज आंसर नंबर 7. नाउ एम्प्लॉयमेंट एंड GDP, दे आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर मेजरिंग द टोटल प्रोडक्टिविटी. इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, मैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर से ही शुरू कर रही हूँ. आप बाकी एम्प्लॉयमेंट और GDP इसके आगे हम पता ही हमें कि हम डिस्कस करें. सो दे आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर measuring the total productivity and per capita income and per capita income. इस वजह से जो है it is important. Next we will see that it is only by ensuring employment कि जो लोग हैं और GDP के अंदर जो नेशन है वो इंक्रीज़ कर रहा है. अगर लोग एम्प्लॉयड होंगे तो ऑब्वियसली हमारी GDP भी इंक्रीज़ हो रही होगी. So it is only by ensuring employment to the people that GDP of the nation can increase. So employment of the nation results in employment in the nation results in increased GDP. Next is that जो ग्रोइंग GDP है वो एक नेशन का इकोनॉमी कितना ग्रो कर रहा है इसको भी इंडिकेट करता है. तो ग्रोइंग GDP is equal to growing economy. तो ये तो हो गया हमारा पहले पार्ट का हिस्सा. इसके अलावा जो है किस इशू के ऊपर ध्यान देना चाहिए सरकार को जिससे कि हम देख सकते हैं कि हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो उसका आंसर दूँ तो दैट इज हर सेक्टर के अंदर सर्टेन इश्यूज जो हैं जैसे कि हेल्थ, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. तो इश्यूज like health, standard of living, literacy rates, देन ये सब एग्जामिन किए जाने चाहिए. ये हेल्प करेंगे to compare the general literacy and health level of the people of one sector with another. So these are some more issues and ये help करेंगे गवर्नमेंट को इनिशिएट करने के लिए कोई इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म को भी काफ़ी सारे सेक्टर्स में. तो ये कुछ और इश्यूज हैं उसके अलावा. ओके, तो अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एंड GDP, इश्यूज लाइक हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिटरेसी रेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं.
Moving on forward to the next question, let's look at the eighth question. Eighth question is, make a long list of kinds of work that you find adults around you doing for a living. In what way can you classify them? Explain your choices. तो इसको मैं रिटर्न में नहीं दे रही हूँ, पर आप लोग जो हैं सुन लीजिए इस आंसर को, और आप लोग जो हैं वो अपने अराउंड भी इन चीज़ों को देखा कीजिए. तो अगर मैं इसको आंसर करूं तो हमारे यहाँ के आसपास जो काम होता है वो कौन कौन से होते हैं? डोमेस्टिक, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वॉशिंग, आयरनिंग क्लॉथ्स, टीचिंग, वेजिटेबल सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेलरिंग, फार्मिंग. दीज आर सम एक्टिविटीज़ जो कि की जाती हैं. इनको क्लासीफाई किया जा सकता है. इन सब एक्टिविटीज़ को 3 हिस्सों के अंदर आप जानते हैं, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. तो 3 सेक्टर्स के अंदर जो है इनको बांटा जा सकता है. तो पहला जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ पे चला जाएगा फार्मिंग एंड वेजिटेबल सेलिंग. नेक्स्ट के अंदर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैं डाल दूंगी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन कमोडिटीज़ वाला काम है उस सबको. और टर्शरी सेक्टर में मैं डाल दूंगी डोमेस्टिक वर्क, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वॉशिंग, आयरनिंग, टीचिंग, टेलरिंग जो है ये सब हम टर्शरी सेक्टर के अंदर डाल देंगे. दिस इज़ हाउ वी पीपल क्लासीफाई. हम जानते हैं, अगर हम लोगों को इतना नॉलेज है ना कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर क्या क्या काम होते हैं, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है ये देखना कि कौन से सेक्टर में कौन से एक्टिविटी को डाला जा सकता है. सो विद दिस वी पीपल हैव कंप्लीटेड 8 क्वेश्चंस. मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन, लेट्स सी. How is the tertiary sector different from other sector? Illustrate with a few example. तो जो tertiary sector है बाकी sector से अलग कैसे है, कुछ examples के साथ जो हम इसको बताएं. तो tertiary sector जो है वो different है बाकी sector से, क्योंकि जो primary और secondary sector हैं वो तो economic activities के अंदर डील करते हैं, that is related to natural resources and their manufacturing. Okay, whereas अगर हम tertiary sector की बात करें तो ये एक service sector है. प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर है, और जो टर्शरी सेक्टर है वो सर्विस रिलेटेड सेक्टर है. तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है. हाउ इज इट डिफरेंट? बिकॉज इट प्रोवाइड सर्विसेज टू द अदर सेक्टर. इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अदर 2 सेक्टर्स. ओके, सो टॉकिंग अबाउट इट, लेट्स राइट डाउन द आंसर. दिस इज आवर आंसर नंबर 9th. तो आंसर नंबर 9 हम लोग लिख लेते हैं. हाउ इज इट डिफिकल्ट, हाउ इज इट डिफरेंट? बिकॉज फर्स्टली टर्शरी सेक्टर is a service related sector. So therefore it is called service sector. नेक्स्ट भी पीपल सी, जो सर्विस सेक्टर है वो प्रोवाइड करता है इट्स एक्सपर्ट सर्विसेज टू पीपल. ऑल्सो जो टर्शरी सेक्टर है हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारी बुक के अंदर. अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो जो है वो ध्यान से देखा हो तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टर्शरी सेक्टर है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव 2 बिकॉज ये हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. It helps in the development of the primary and secondary sector. ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये प्रोड्यूस नहीं करती हैं गुड्स को, बट दे प्रोवाइड एंड एड, एक सपोर्ट देती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को. दे प्रोवाइड एड एंड सपोर्ट टू production activities. So this is how they are different. Okay, moving on to the next question. Let's look at the next question.
क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से हमें क्या समझ में आता है? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल ईच फ्रॉम द अर्बन एंड रूरल एरिया। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आप लोगों के साथ इन डिटेल इसको डिस्कस किया था। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो आंसर नंबर 10th। अब मैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए यूज कर रही हूँ DUNE, or you people can say let it be just DUN, that is disguised unemployment. So जो disguised unemployment है, it is also known as underemployment. यहाँ पे जो इंसान एम्प्लॉयड होता है वो अपने पोटेंशियल से कम काम करता है। So here it is about the employment जहाँ पे there is not required, जितने भी लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं उतनी एम्प्लॉयमेंट का ज़रूरत नहीं होता है, बट स्टिल उतने लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। दिस लीड्स टू दी पीपल वर्किंग हेयर टू वर्क नॉट in their full potential. So full potential of workers are not employed as it is because more people are working on a job than required, or than, not that, it is than the रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। दिस इज व्हाट्स इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो लेट्स सी, रूरल एरियाज के अंदर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर मिलता है, एग्रीकल्चरल एरियाज के अंदर मिलता है। तो रूरल एरिया में कहाँ मिल रहा है? एरिया में ये हमें देखने के लिए मिलता है एग्रीकल्चर के अंदर। एग्जाम्पल है इसका एग्रीकल्चर, जहाँ पे कि एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पे ज़्यादा लोग लगे होते हैं, जबकि उस पीस ऑफ लैंड को इतना ज़्यादा लोगों का ज़रूरत नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्बन एरियाज़ की। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सर्विस सेक्टर में मिलता है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, चाहे वो प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर्स हैं, जिनको काम नहीं मिलता और ये डेली बेसिस के ऊपर काम करते हैं और जॉब्स करते हैं, और इनको काफ़ी बार वो काम भी रोज़ाना नहीं मिलता है। तो अर्बन एरियाज़ के अंदर हम लोग बात करें तो इट इज़ अमंग दी प्लम्बर्स, पेंटर्स, carpenters, working on odd jobs with irregular jobs. This is about it. Now moving on to the next question. Distinguish between open unemployment and disguised unemployment. Open unemployment और disguised unemployment के बीच का differentiation हमसे पूछा गया है। तो open unemployment हम यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर। दिस इज आवर आंसर नंबर 11th. This is about the open unemployment. और दूसरा है disguised unemployment.
अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसकी बात करें तो इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। सो पहले तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट होती है, पीपल आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड द वर्क। सो पीपल आर विलिंग टू वर्क but are unable to find work। वो जो है काम ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं। नेक्स्ट में है इसके अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट में या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इसके अंदर लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं बट उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो उतना नहीं होता है। सो पीपल are working but lesser than their potential। तो अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्लियरली विजिबल है। Employment is clearly visible, whereas जो यहाँ पर है that is ये जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन। so here unemployment is hidden in nature। दिखती नहीं है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बट होती है, और यहाँ पर तो क्लियरली दिखती है। So this is about the differentiation. Moving on to the next question, to the 12th question. Let's see. Tertiary sector is not playing any significant role in the development of Indian economy. Do you agree? Give reasons to support your answer. So obviously I don't stand by this answer. क्यों? क्योंकि जो स्टेटमेंट है कि टर्शरी सेक्टर जो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इन द ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, तो ये कहना गलत होगा क्योंकि इन द ईयर 2003 इट रिप्लेस द प्राइमरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन गया था इंडिया का। तो डू यू पीपल थिंक जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है उसका कोई ज़रूरत नहीं है? इज इट यूजलेस? ऑब्वियसली नो। सो दिस इज़ रॉन्ग। इट इज़ हेल्पिंग आवर कंट्री टू डेवलप, इट इज़ हेल्पिंग आवर कंट्री टू मूव फॉरवर्ड। सो पहला तो ऐसा गलत है ये ऐसा कहना। आई विल जस्ट डिस्कस दिस एंड आई विल बी गिविंग यू सम रीजंस बिहाइंड इट। नेक्स्ट इज ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि जो हॉस्पिटल्स, स्कूल, पुलिस स्टेशन, बैंक्स, इंश्योरेंस, ये सब जो सर्विसेज हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो दीज सर्विसेज आर वेरी इंटेग्रल टू आवर सोसाइटी, जिसके बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंट। हम फिर वो पिछड़ी जाति के ही बन के रह जाएंगे। सो देयरफॉर पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न है जो डेवलपमेंट है नई सर्विसेज का, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीपीओज, ये एक बहुत ही अगेन इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है, एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। So therefore we will can say that tertiary sector is playing one of the very important role in the development of our country, and it is contributing to the economy of our country. So this is something the statement that I don't stand by. So here is my answer. Moving on forward to the next question. Let's see 13th question. 13th question का आंसर है सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। हु आर दीज? जो सर्विस सेक्टर है हमारे यहाँ पे वो दो अलग तरीके के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। कौन से हैं ये दो लोग? तो हम जानते हैं कि जो सर्विस सेक्टर है इंडिया का वो दो तरीके के लोगों को एम्प्लॉय करता है। पहले होते हैं हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल, पहले कैटेगरी वो है जैसे कि आईटी के कंसल्टेंट्स, लॉयर्स, टीचर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स। पहला तो ये हो गया हाईली स्किल्ड पीपल, हाईली एजुकेटेड पीपल। और जो दूसरे हैं वो होते हैं मोस्टली इलिटरेट, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल।
दूसरी कैटेगरी वो होती है जैसे कि कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, शॉपकीपर, ट्रांसपोर्टर्स, दूसरी कैटेगरी उसकी है. This is about it. Moving on to the next question. Workers are exploited in unorganized sector. Do you agree with this view? Give reasons in support of your answers. So we will have discussed this in my last video, जिसके अंदर कि हमने देखा था कि जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज कैटेगरी के अंडर जो फॉल करते हैं, यस उनको जो है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है. तो येस आई अग्री कि उनको किया जाता है. क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई गवर्नमेंट ने तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए हुए हैं जिसके ऊपर कि आपको चलना है. सो देयर इज नो वन टू पूरा चेक ऑन देम वेदर दे आर एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स और नॉट. सो देयरफॉर पहली बात तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई भी नहीं होते हैं, इस वजह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है. दूसरा है जो जॉब्स हैं वो काफ़ी लो पेड जॉब्स होती हैं और इरेगुलर होती हैं. ओके, सो वर्कर्स के पास जो होता है वो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है. इवन अगर वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो उनको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है. प्लस उनको कोई पेड लीव्स, मेडिकल बेनिफिट्स ये सब भी उनको नहीं दिए जाते हैं. दैट इज़ वाई पीपल सी दैट दिस इज़ अ सेक्टर, दिस इज़ द कैटेगरी जो कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और इनको जब चाहो तब नौकरी से निकाल दिया जाता है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं. सो दिस इज समथिंग वी पीपल हैव डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन. आई हैव गिवन यू पीपल रिटन नोट्स अबाउट इट, सो नॉट गिविंग यू अगेन. रिटन पार्ट में नहीं दे रही हूँ आप लोगों का, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं. तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा जब आप पीछे की वीडियोज़ देखेंगे. तो आगे चलते हैं. हाउ आर एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस. तो किस तरीके से जो है एक्टिविटीज़ जो है इकोनॉमी के अंदर उसको क्लासिफाई किया जाता है एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के ऊपर. तो बात करते हैं अगर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के ऊपर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किया जाए तो उनको किया जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉय होता है उसको फैसिलिटीज़ दिया जाता है, उसको एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उस कंपनी के जिसके अंदर वो काम कर रहा होता है. Plus they have benefits, they are paid for their work, and if they work overtime they are paid for that also. They have a contract on which they work, a legal contract, a legal binding on both the employee and the employer. वही बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की. तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है, उनको कोई ऐसा नहीं है, उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनको ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया, उनको जब चाहे तब निकाल दिया जाता है. कोई लीगल रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है. इट इज़ ओनली हाउ द इंडिविजुअल हु हैज़ एम्प्लॉयड दैट पर्सन, इट्स अप टू देम वेदर दे वांट देम टू वर्क विद देम और नॉट. सो ये उनके ऊपर होता है. ओके, आगे चलते हैं to the next question, that is compare the employment conditions prevailing in the organized and unorganized sector. Again ये मैंने आपको written के अंदर पूरा आंसर दिया है. ऑर्गेनाइज्ड और इनऑर्गेनाइज्ड का ही दोबारा से पूछा जा रहा है. यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो टोटली उसी पे बेस्ड हैं. बार बार हम डिस्कस भी वही कर रहे हैं और मैंने आपको रिटन में इसका आंसर दिया है. आई एम जस्ट गोना शो यू पीपल वेयर आई हैव गिवन यू रिटन नोट्स रिगार्डिंग इट. तो आप लोग प्लीज़ ये हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं. लेट्स सी अगेन. जो मैंने आप लोगों को ये रिटर्न दिया है, ये देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. दिस आई हैव गिवन यू पीपल इन रिटन. तो आप लोग जो हो प्लीज़ वीडियो जो हमारे पहले के वीडियोज़ हैं उनको देखिए ताकि आपको पता चले. और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो दिस इज दीज पॉइंट्स आर द डिफरेंशिएशन बिटवीन दी 2 sectors, that is organized and unorganized sector. So I have given you written notes about it, so therefore I'm not giving you people those notes again. So moving on forward to the next question, which is about explain the objective of implementing नरेगा, that is NREGA. what is NREGA? आपको पता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है इसका फुल फॉर्म. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि 100 डे एम्प्लॉयमेंट जो है गारंटी है इस एक्ट के अंदर दिया जाएगा. 1 साल के अंदर आपको 100 दिन काम करने का मौका जो है वो सरकार देगी. और ये एक्ट स्टेट करती थी कि अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है आपको एम्प्लॉयमेंट देने में तो इट विल प्रोवाइड यू विद अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस. आपको इस एक्ट के अंडर बस अपने आप को रजिस्टर कराना है. तो ये एक्ट
is related to providing employment for the people who are unemployed. ये गवर्नमेंट ने ये उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्ट निकाला था. आगे बढ़ते हैं. यूजिंग द एग्जाम्पल फ्रॉम योर area, compare the contrast that activities and functions of private and public sector. प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अगेन चीज़ों के बारे में पूछा है. तो पहला है पब्लिक, ये है प्राइवेट. वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो पहला है मेरा पब्लिक सेक्टर. तो इसके अंदर इंडस्ट्रीज, एंटरप्राइजेज और एसेट जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, पहली बात तो. और इनका बैडली मैनेज्ड अगर मैं इनका देखूं तो पहली ओके, दिस इज़ अबाउट फॉलोइंग एग्जाम्पल जो कि आपके एरिया में पब्लिक सेक्टर भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था. पब्लिक सेक्टर के अंदर जितनी भी एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट रन करती है, चाहे वो रेलवेज़ है, चाहे वो आपकी कोई मेरा पोस्ट ऑफिसेज हैं, तो ये वहाँ पे वो आ जाते हैं. दीज आर वेल ऑर्गेनाइज. बैडली ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन अगैन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो बैडली मैनेज्ड होती हैं. यू पीपल नो दैट वी पीपल हैव दोज ऑल्सो जो कि बैडली और अच्छे से मैनेज किया जाता है, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. सो ये आप देखिए आपके आसपास कौन कौन सी ऐसी हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस जिनको आप अच्छा काम कर रही हैं और जो बुरा काम कर रही हैं. आप लोग देखिए, ये दिस इज़ टोटली सेल्फ एनालिसिस वाला. आपको कितना समझ में आया है, कितना पता चलता है, आप आसपास क्या नोटिस करते हैं, ये उस पर बेस्ड है. तो ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं. आगे चलते हैं. Give few examples of public sector activities and explain why the government has taken them up. तो अब हम लोगों को कुछ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बतानी है. तो अगर उनकी हम लोग बात करें तो पब्लिक सेक्टर जो है उसके बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो दोज आर दी एक्टिविटीज़ जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्टेट रन स्कूल्स, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, रोड, ब्रिजेस, रेलवेज, रूरल बैंक्स, ये सब जो है ये गवर्नमेंट का काम है. और गवर्नमेंट ने ये एक्टिविटीज़ क्यों लिया है? क्योंकि ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक बहुत ही ज़रूरी हैं. दे प्ले अ रियली इम्पॉर्टेंट रोल और ये कॉमन लोग नहीं कर पाएंगे. तो कॉमन लोगों के फ़ायदे के लिए चीज़ है. तो इसको प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं कर पाएगी, इनको गवर्नमेंट ही कर सकते हैं. बिकॉज इसमें लार्ज स्केल कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है जो कि सरकार कर सकती है. तो इस वजह से जो है वो सरकार ही ये काम कर सकती है. आगे चलते हैं. एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. पब्लिक सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक जो है हमारा डेवलपमेंट है कंट्री का, उसके अंदर कैसे कर रही है कॉन्ट्रीब्यूट. सो वी पीपल नो दैट जो एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म करती है गवर्नमेंट, और ये एक्टिविटीज़ क्या है, इनके अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है. तो जो स्मॉल जो कंपनीज हैं प्राइवेट होती हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगी, बट सरकार किसके लिए काम करती है? वेलफेयर के लिए काम करती है. So that is why we people see that government is the one who can incur losses but not the private individuals. So therefore we people see that public sector is contributing to our economy a lot. and जैसे कि मान लीजिए किस तरीके से किया है, डैम्स बना करके किया है, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हार्बर्स, दीज आर सम थिंग्स जो कि सरकार ने हमें अवेलेबल करवाए हैं. अगेन गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो सेट अप सम कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि वैसे नहीं हो सकता था, लोगों को सब्सिडीज़ दिलवाई हैं सरकार ने. देयर आर लॉट ऑफ पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट हैव केम अप विद. और ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही हो सकता था, प्राइवेट में नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइवेट जो है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, whereas जो पब्लिक है वो वेलफेयर ओरिएंटेड होती है. सो ऑब्वियसली इट इज contributing to our society. Okay, moving on forward to the next question. The workers in the unorganized sector need protection on the following issues: wages, safety, health. Explain with example. Yes, वेजेस की अगर हम लोग बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो है वर्कर्स को सेफ्टी चाहिए, क्योंकि उनको कम रेट्स के ऊपर काम करवाया जाता है, उनको ओवर टाइम में फोर्स किया जाता है. एंड दे आर नॉट पेड ओवर टाइम वर्किंग के, उनको कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं दिया जाता है. उनको जो मिलता है वो उनकी फैमिलीज़ के लिए काफ़ी अनसफिशेंट है एंड इनसफिशेंट होता है वो. और वी विल सी दैट जो गवर्नमेंट है they need to come up with some
प्रोटेक्शन फॉर दीज पीपल। अब बात करते हैं सेफ्टी और हेल्थ की। तो हेल्थ की भी अगर हम लोग बात करें, सो वी पीपल सी दैट जो गवर्नमेंट का सेफ्टी है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो लाइफ है लेबरर्स की जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो इतना ज़्यादा कोई सेफ एनवायरनमेंट में काम नहीं करते हैं। तो माइनिंग की एक्टिविटी हो गई, चाहे टेक्सटाइल हो गई, तो यहाँ पे थोड़ा काम दिक्कतमय रहता है। तो अगैन दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी हेल्दी कंडीशन टू वर्क अंडर। नेक्स्ट इज हेल्थ। तो जो डेवलपमेंट है नेशन का वो डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग कितने हेल्दी हैं। ट्रू, हमारे यहाँ पे जो मॉर्टालिटी रेट है वो ज़्यादा है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अगर वर्कर्स अच्छे कंडीशंस में काम नहीं कर रहे हैं तो अगेन वहाँ पे उनको चोट लग सकती है, मर सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग, अगर बेनिफिट्स दिए जाए उनको मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस के, तो लोगों को एक हेल्थ की सिक्योरिटी मिलेगी। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ये सब नहीं दिया जाता है। आगे चलते हैं। A study in Ahmedabad found out that this is 15 lakh people workers in the city. 11 lakh was rupees 60,000 million. Out of this, 32,000 million was generated in the organized sector. Present the data on the table. What kind were generating the employment in the city? तो बात करते हैं, अगर इसको टेबल के अंदर हम लोग डाल देंगे तो जो लोग हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के, दे आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, विच इज़ ट्रू। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो वर्कफोर्स लगी हुई है वो कम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वर्क फोर्स से। जो गवर्नमेंट है उनको जनरेट करने की ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, और इसमें वो क्या कर सकते हैं, अगर वो कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट सरकार करनी शुरू करे, या फिर जो गवर्नमेंट है वो लिटरेसी रेट्स जो है वो ऊपर लेकर जाए, हमारी कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर दे, तो ये सब पॉसिबल है। तो यही हम जब उसको टेबल में डालेंगे तो यही कुछ निष्कर्ष जो हैं हम लोग कुछ यही कॉन्क्लूजन्स जो हैं वो निकाल पाएंगे। सो हियर इज द फॉलोइंग टेबल गिव्स जीडीपी इन रुपीज़ दैट इज करोड़ बाय द 3 सेक्टर्स। तो ये 3 सेक्टर्स का हम लोगों को डेटा दिया हुआ है यहाँ पर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। पहला तो है, हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि कैलकुलेट करना है सेक्टर्स का जीडीपी। ये जो है 3 सेक्टर्स का आप लोगों को डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंदर आप लोगों को डिस्कस करना है। तो पहला है कैलकुलेट द जीडीपी फॉर 2000 and 2013. दिस इज़ व्हाट इज़ आस्क्ड हियर। तो दिस इज़ तीनों सेक्टर का अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वो 19 वो टेबल के हिसाब से जो कि ग्राफ 2 के अंदर दिया हुआ था हमारे चैप्टर के। तो ग्राफ 2 हम लोग देख लेते हैं। ग्राफ 2 खोल लेते हैं ज़रा, आइए देखें ग्राफ 2 का है हमारे बुक में। सेकेंड ग्राफ ये रहा। दिस इज द ग्राफ दैट इज गिवन, दिस इज सेकेंड ग्राफ। इसके अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो जो जीडीपी है वो प्राइमरी सेक्टर का था 57.97% आएगा, ये सेकेंडरी सेक्टर सेक्शन का आएगा 13.77, वेरस टर्शरी सेक्टर का आएगा 28.26% इन द ईयर 2000। और जो शेयर है प्राइमरी सेक्टर का वो रहेगा आपका जीडीपी 27.33%, सेकेंडरी सेक्टर का रहेगा 24.37% और टर्शरी सेक्टर का रहेगा 40.30%, 48। तो आइए ज़रा हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये फर्स्ट का आंसर हमारा आता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ये मैंने तीनों यहीं पे लिख दिए हैं। तो इसका क्या है, प्राइमरी सेक्टर का आएगा जीडीपी के अंदर शेयर जो कि 2000 के अंदर है, दैट इज 57.97%। नेक्स्ट आएगा सेकेंडरी सेक्शन का 13.77% और टर्शरी सेक्टर का आएगा 28.26%। ये तो है हमारा 2000 ईयर के अंदर। अब वहीं 2013 के अंदर जब हम लोग देख रहे हैं तो वो आएगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर, वो आएगा हमारा okay, this was for the year 2013. It's this is for the
ईयर 2000 के अंदर हम लोग अभी लिखेंगे इसको, ये 1950s का था। तो 2000 का जब हम लोग देखते हैं तो वो हमारा आया है ईयर के अंदर, प्राइमरी सेक्टर का है 27.33%, सेकेंडरी सेक्टर का है 24.37% और टर्शरी सेक्टर का है 48.30%। तो दीज आर दी परसेंटेजेस। आगे चलते हैं, शो दी डेटा एज अ बार ग्राफ डायग्राम इन चैप्टर 2 जो है सिमिलर, उसके हिसाब से हम लोगों को दिखाना है। तो उसके हिसाब से आप लोग दिखाएंगे तो आप लोग इट इज़ अप टू यू कि आप कैसे इसको ग्राफ के ऊपर दिखाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से हम लोगों को दिखाना है। आप लोग नंबर्स लिख लेंगे और आप उसको बार डायग्राम की तरह शो कर सकते हैं। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कंक्लूजन्स कैन वी ड्रॉ फ्रॉम द बार ग्राफ? क्या कंक्लूजन्स उसमें से हम निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं दैट जो कंट्रीब्यूशन था टर्शरी सेक्टर का वो बढ़ा है। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने देखा ही था, यहाँ पे अगर मैं इस ग्राफ का एग्जांपल ले रही हूँ, अगर मान लीजिए मैंने ये ग्राफ बनाया तो हमने क्या देखा कि जो कंट्रीब्यूशन था टर्शरी सेक्टर का वो बढ़ गया था और जो कंट्रीब्यूशन था प्राइमरी सेक्टर का वो कम हुआ है, एंड जो कंट्रीब्यूशन है टर्शरी सेक्टर का वो ऑलमोस्ट डबल हुआ है। सो दीज आर सम कंक्लूजन्स जो कि हम ड्रॉ करेंगे। अब देख सकते हैं एग्रीकल्चर जो है वो नीचे चला गया, टर्शरी जो है वो बढ़ा है, ओके, एंड ऑल्सो ये इंडस्ट्री वाला भी बढ़ा है। सो दीज आर सम contributions, these are some conclusions जो हम draw कर सकते हैं। So with this we people have discussed all the 24 questions of this chapter. With this we people are done with this chapter. So this was all for this video. Thank you everyone.